सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि करंट लायबिलिटीज आर सच ऑब्लिगेशन विच आर टू बी सेटिस्फाइड। करंट लायबिलिटीज वो ऑब्लिगेशन है जिन्हें सेटिस्फाई करना होता है विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर, विद इन 3 ईयर एंड नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन क्या है कि करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जिन्हें सेटिस्फाई करना होता है 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको लायबिलिटीज के बारे में डिटेल में बता देती हूँ, ठीक है। तो फिर आप ये क्वेश्चन खुद ही कर लेंगे, ठीक है। लायबिलिटीज क्या होती है? लायबिलिटीज वो ऑब्लिगेशन होती हैं जो फर्म को पे करनी होती है, फर्म या इंडिविजुअल किसी को भी, ठीक है। तो लायबिलिटीज बेसिकली ऑब्लिगेशंस होती हैं जो पे करनी होती है, ठीक है। और ये लायबिलिटीज जो होती है ना 4 टाइप की होती है। लायबिलिटीज 4 टाइप्स की होती हैं, 1 2 3 4, ठीक है। लायबिलिटीज 4 टाइप की होती हैं। सबसे पहले टाइप की जो लायबिलिटी होती है दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी। मैं इनिशियल लिख रही हूँ NCL यानी नॉन करंट लायबिलिटी। सबसे पहली लायबिलिटी है नॉन करंट लायबिलिटी। दूसरे टाइप की लायबिलिटी होती है करंट लायबिलिटी। तीसरे टाइप की लायबिलिटी होती है दैट इज ओनर्स फंड। चौथे टाइप की लायबिलिटी होती है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, ठीक है। तो लायबिलिटी 4 टाइप की होती है, नॉन करंट, करंट एंड ओनर्स फंड एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। तो चलिए थोड़ा सा बता देती हूँ क्या होती है। सबसे पहला है नॉन करंट लायबिलिटी। नाम क्या है? नॉन करंट, यानी वो लायबिलिटी जो अभी करेंटली पे नहीं करना है, ठीक है। विच आर नॉट पेबल बाय बिजनेस इन दिस ईयर। वो लायबिलिटी जो अभी बिजनेस को इस फाइनेंशियल ईयर में, इस साल नहीं पे करना है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे अगर फर्म ने कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग की है, कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया है, ठीक है, डिबेंचर्स हैं, तो वो सब किस में आएंगे? नॉन करंट लायबिलिटी में। अगला क्या है? करंट लायबिलिटी। नाम क्या है? करंट, यानी करेंटली, यानी इसी साल पे करना है, विद इन द ईयर, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी क्या होती है? करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है विच इज पेबल बाय बिजनेस इन करंट ईयर, ठीक है। जो करंट ईयर, इसी साल, विद इन द ईयर जो लायबिलिटी पे करनी हो उसे करंट लायबिलिटी कहते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन करंट लायबिलिटी पे ही है, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी जैसे अगर बिल पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, ट्रेड क्रेडिटर है, तो सब वो किस में आएगा? करंट लायबिलिटी में, ठीक है। अगला क्या है? ओनर्स फंड। ओनर्स फंड इज ऑल्सो अ लायबिलिटी, ठीक है। बैलेंस शीट में हम शो करते हैं ना लायबिलिटी साइड, सबसे ऊपर क्या शो करते हैं? ओनर्स फंड। ओनर्स फंड मतलब कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो इन्वेस्टमेंट होता है, वो पैसा होता है, वो पूंजी होता है जो ओनर अपने बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, ठीक है। इसको ओनर्स फंड कहते हैं। तो इट इज ऑल्सो अ लायबिलिटी, ये भी लायबिलिटी है। और हम इक्वेशन जानते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन इज कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी। याद है ना अकाउंटिंग इक्वेशन? ये जो कैपिटल होता है वो क्या होता है? एसेट माइनस लायबिलिटी। चलिए, अगली जो चौथी टाइप की लायबिलिटी है वो क्या है? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। वो क्या है? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या है? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी जनरली कम डिस्कस होती है, ठीक है, बट आपको पता होनी चाहिए। कॉन्टिजेंट जनरली बच्चों को करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी पता होता है, बट मैं चाहती हूँ कि आपको ये 4 टाइप की लायबिलिटी होती है ये पता होना चाहिए, इसलिए मैं डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ। 4 होती है, 2 नहीं होती है, 4 होती है। और ये चौथी टाइप की होती है जो बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है, दैट इज कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, ठीक है। तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है विच इज पेबल ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अगर कोई पर्टिकुलर इवेंट अकर किया तो ये लायबिलिटी पे करनी है, अगर नहीं अकर किया तो नहीं पे करनी है। दिस इज कॉल्ड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी या कह लीजिए सिचुएशन बेस्ड लायबिलिटी। वो लायबिलिटी जो पे करेंगे अगर पर्टिकुलर सिचुएशन, अगर पर्टिकुलर इवेंट अकर किया तो ये लायबिलिटी पे की जाती है, वरना नहीं पे की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई डिस्प्यूटेड क्लेम है, कोई केस चल रहा है, ठीक है, तो केस अगर जीत गए तो शायद वो पेमेंट नहीं करना पड़े, बट अगर हार गए केस तो हमें वो पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये किस टाइप की लायबिलिटी है? ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी हमारी 4 तरीके की होती है, ठीक है। तो अब चलिए वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब तो आपको आंसर मिल गया। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जिसका पेमेंट हमें करंट ईयर में करना है, इसी साल करना है, विद इन द ईयर करना है। तो आंसर ए इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कंप्यूटर ओन्ड बाय अ फर्म्स आर क्लासिफाइड एज। जो भी फर्म ने कंप्यूटर होल्ड किए हैं उनको क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाएगा फिक्स एसेट, करंट एसेट, लिक्विड एसेट की नन ऑफ दीज, ठीक है। तो वो क्या होंगे? तो चलिए यहाँ पे एसेट्स की बात हो रही है,
ठीक है, एसेट्स की बात हो रही है ना, तो मैं आपको थोड़ा सा एसेट के बारे में बता देती हूँ। तो ये जो एसेट्स होते हैं ना, ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, जरा बताइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और मुझे बताइए एसेट्स 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं फिक्स एसेट और दूसरे क्या होते हैं, करंट एसेट। ठीक है, एसेट 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं फिक्स एसेट, दूसरा करंट एसेट। ठीक है, अब ये जो फिक्स एसेट होते हैं ये 2 टाइप के, फर्दर फिक्स एसेट को फर्दर डिवाइड किया गया है, ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है टेंजिबल फिक्स एसेट और दूसरा क्या होता है, इनटेंजिबल फिक्स एसेट। ठीक है, एसेट 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, फिक्स एसेट और करंट एसेट। ठीक है, और फिक्स एसेट को फर्दर डिवाइड किया गया है टेंजिबल फिक्स एसेट और इनटेंजिबल फिक्स एसेट। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको फिक्स एसेट के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। फिक्स एसेट क्या होता है, वो एसेट्स होते हैं फर्म के जिन्हें बिजनेस होल्ड करता है फॉर, नॉट फॉर रीसेल पर्पज, जिन्हें बेचने के पर्पज से नहीं, अपने बिजनेस में यूज करने के पर्पज से, अपने बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के पर्पज से जो एसेट बिजनेस होल्ड करता है, दैट इज कॉल्ड फिक्स एसेट, उनको फिक्स एसेट कहा जाता है। ठीक है, टेंजिबल फिक्स एसेट, अब फिक्स एसेट तो समझ में आ गया, वो एसेट जो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के पर्पज से होल्ड किया जाए। ठीक है, जिन्हें रीसेल न करने के पर्पज से, जिन्हें बेचने के पर्पज से न होल्ड किया जाए, दैट इज कॉल्ड फिक्स एसेट। जैसे लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, प्लांट एंड मशीनरी हुआ, फर्नीचर हुआ। ठीक है, ये सब, ये कंप्यूटर भी फिक्स एसेट है। ठीक है, चलिए अब मैं बता देती हूँ, ये फिक्स एसेट 2 टाइप के होते हैं, मैंने आंसर बता दिया इस क्वेश्चन का। चलिए अब ये जो फिक्स एसेट है मैंने बताया 2 टाइप के होते हैं। पहले देखते हैं टेंजिबल फिक्स एसेट। तो टेंजिबल फिक्स एसेट वो एसेट है जो टेंजिबल हो, फिक्स एसेट जो टेंजिबल हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल फिक्स एसेट। इनटेंजिबल फिक्स एसेट यानी वो फिक्स एसेट जिनका कोई फिजिकल फॉर्म ना हो। ठीक है, फिजिकल फॉर्म ना हो, जिनको हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, वो इनटेंजिबल फिक्स एसेट। जैसे पेटेंट, जैसे कॉपीराइट, जैसे गुडविल, ठीक है, जैसे ट्रेडमार्क, तो ये सब क्या है, इनटेंजिबल फिक्स एसेट है। ठीक है, अगला क्या है, करंट एसेट, ये ना करंट एसेट। दूसरे टाइप का एसेट क्या है, करंट एसेट, यानी वो एसेट बिजनेस के जो बिजनेस होल्ड करता है फॉर रीसेल पर्पज, यानी बेचने के पर्पज से जो एसेट होल्ड किए जाए उन्हें कहा जाता है करंट एसेट। ठीक है, जिन्हें कैश में कन्वर्ट करने के पर्पज से होल्ड किया जाए, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट। ठीक है, और जिन्हें करंट ईयर में, इसीलिए नाम है करंट एसेट, यानी वो एसेट विच इज लाइकली टू बी रियलाइज विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी वो एसेट जिसे विच इज लाइकली टू बी रियलाइज, जिन्हें इसी साल, इसी 1 ईयर, इसी फाइनेंशियल ईयर में कैश में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, या तो 1 ईयर या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, इस ऑपरेटिंग साइकिल में जिन्हें कैश में कन्वर्ट करने के पर्पज से होल्ड किया गया है, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट। ठीक है, करंट एसेट जैसे अनसोल्ड स्टॉक, जो बिजनेस के जो स्टॉक है अनसोल्ड, ठीक है, जैसे डेटर है, जैसे बिल रिसीवेबल, ठीक है, जैसे बैंक बैलेंस, ये भी तो करंट एसेट है, जैसे कैश इन हैंड, ठीक है, कैश जो होल्ड करेंगे, ये सब करंट एसेट है। ठीक है, तो हमें अब अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, जो कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब क्या है, दीज आर द फिक्स एसेट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए पढ़ाती हूँ ना, क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा है बहुत सारे बच्चे हैं जो साइंस स्ट्रीम के हैं। ठीक है, वो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो इतनी डिटेलिंग नहीं जान रहे होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाती हूँ। ठीक है, मैंने आपको लाइबिलिटीज कितने टाइप की है, एसेट कितने टाइप का है, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, केवल आंसर जानना सफिशिएंट नहीं है, आंसर के साथ और कितनी टाइप की लायबिलिटी है और कितने टाइप के एसेट हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है क्वेश्चन इस टाइप का है, क्वेश्चन इसी को घुमा के भी तो पूछ सकते हैं। तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो बेसिक क्या है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पता है तो क्वेश्चन चाहे जैसे पूछ लेगा, यू कैन आंसर, यू कैन वेरी इजिली आंसर। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी जितने एस्पेक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, चलिए, ऐसा मत सोचिएगा कि टाइम वेस्ट होता है, मैडम बहुत डिटेल में चली जाती है। ठीक है, डिटेल में जा रही हूँ, फायदा है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ एन ओल्ड कार इज डेबिटेड टू। अगर कोई ओल्ड कार बेची जाए, अगर
और उसमें जो लॉस होता है इसे किस में डेबिट किया जाता है? पीएल अकाउंट में, कार अकाउंट में, डेप्रिसिएशन अकाउंट में, कि नन ऑफ दीज में? ठीक है, तो अगर कोई ओल्ड कार सेल की जाए और उसमें लॉस होता है तो इसे कार अकाउंट या डेप्रिसिएशन अकाउंट में तो डेबिट नहीं किया जाता है। इसे किस में डेबिट करेंगे? इसे पीएल अकाउंट में डेबिट किया जाता है। पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? जो भी लॉसेस हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं। तो लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड कार को बेचने में जो भी लॉसेस है उसको हम पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? इट इज डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? सेल्स इज इक्वल्स टू, सेल किसके बराबर है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या नन ऑफ दीज। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपको दिए हैं। अब इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका है। ये जो क्वेश्चन है इसको करने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या है कि आंसर रट लो। ठीक है, पहला तरीका क्या है कि आंसर रट लो, फॉर्मूला रट लो। और दूसरा तरीका क्या है कि इसका लॉजिक समझ लो। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन सेकंड चूज करने के लिए कहूंगी, क्योंकि रटन विद्या ज्यादा दिनों तक काम नहीं आती। अभी तो रट लिया, एग्जाम आते आते भूल जाओगे, बट अगर आपने लॉजिक समझ लिया तो कह लीजिए आज से 10 साल बाद भी आपको ये लॉजिक याद रहेगा, हमेशा के लिए हो जाएगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे लॉजिक बताने जा रही हूँ कि फॉर्मूला आया कहाँ से। क्वेश्चन क्या है? सेल्स किसके बराबर है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट या माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे तीन टर्म यूज किए गए हैं। एक है ये सेल्स, दूसरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और तीसरा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये तीनों ही टर्म किससे रिलेटेड है? ये तीनों ही टर्म ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड हैं। ये जो तीनों टर्म है ये किस में आते हैं? ये ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से निकालते थे ना ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो ये जो तीनों ही टर्म है ये ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। ये जो हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं उसमें सबसे पहली स्टेज, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। ठीक है, याद आ रहा है ना? फाइनल अकाउंट में हमने पढ़ा था सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता चलता है? ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ठीक है, उसके बाद हम बनाते हैं पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट से क्या पता चलता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। और उसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये तीनों से मिलके क्या बनता है? फाइनल अकाउंट। ठीक है, बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये तीनों से मिलके बनता है फाइनल अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो शो करता है रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। किसी फाइनेंशियल ईयर, किसी अकाउंटिंग ईयर में जो भी गुड्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं, उनको बाय करने, उनको सेल करने का क्या रिजल्ट रहा। ठीक है, ये हमें किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है? ट्रेडिंग अकाउंट से। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब जरा इस पे आ जाते हैं। तो ये जो तीनों टर्म है ये किससे रिलेटेड है? ये ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का आपको बेसिक फॉर्मेट तो याद होगा, ये देख लीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट का ये बेसिक फॉर्मेट है। ठीक है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। याद आ रहा है ना? फाइनल अकाउंट में हमने पढ़ा था। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, उसमें कुछ नेट परचेजिंग की है वो ऐड करते हैं, फिर ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं? जो भी सेलिंग हुई है, सेल्स रिकॉर्ड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, डेबिट साइड में ये तीन आइटम रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में हम ये रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम करते हैं बैलेंस। डेबिट साइड में हमने क्या रिकॉर्ड किए? खर्चे रिकॉर्ड किए। ठीक है, क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड किए? हमने इनकम रिकॉर्ड की। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं बैलेंस। अगर इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है, तो क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर हम डेबिट साइड ऐड करेंगे, आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है, तो हम क्रेडिट साइड ऐड करेंगे और क्या आएगा? ग्रॉस लॉस। ठीक है, और फिर उसके बाद हम टोटल कर देंगे, टोटल हमारा बराबर आता है। ठीक है, क्योंकि हमने बैलेंसिंग फिगर ऐड किया है। तो इस तरीके से बनता था ट्रेडिंग अकाउंट। याद है ना आपको? अब मैं आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता क्या है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड,
देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो भी गुड सोल्ड हुए हैं उनकी कॉस्ट कितनी लग रही है, ये पता चलता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, मैं इनिशियल लिख रही हूँ, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है इसका फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको ने जो भी गुड्स रिटर्न कर दिए हैं वो होते हैं रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, या इसका दूसरा नाम भी है सेल्स रिटर्न, हमने सेल्स की थी अब वो रिटर्न होके आ गई, किसी रीजन से कस्टमर ने वापस कर दिया, तो रिटर्न इनवर्ड को सेल्स रिटर्न भी कहते हैं। दूसरा एक और टर्म इसी के साथ यूज होता है, दैट इज रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या होता है, वो गुड्स, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, वो गुड्स जो हमने खरीदे थे, अब हम उसको किसी रीजन से जो भी हमारा सप्लायर है उसको हम अब वापस कर रहे हैं, दैट इज रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए वो गुड्स जो रिटर्न किए गए हैं बाय कस्टमर टू सप्लायर, सेलर को या सप्लायर को वापस किया जा रहा है जो गुड्स, दैट इज रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम क्या है, परचेज रिटर्न, हमने कुछ परचेजिंग की थी बट कोई फॉल्ट आ गया जिसकी वजह से अब हम रिटर्न कर रहे हैं, तो दिस इज परचेज रिटर्न। ठीक है, तो सवाल क्या है कि जो रिटर्न इनवर्ड है इसको ट्रायल बैलेंस में कैसे शो किया जाता है, किस में से माइनस करके। ठीक है, तो नेट सेल्स अगर आपको निकालनी है, ठीक है, नेट सेल्स निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, नेट सेल्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नेट सेल्स आपको पता करनी है तो कितनी सेल्स हुई माइनस कितनी सेल्स रिटर्न हो गई, ठीक है, उसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाता है नेट सेल्स। ठीक है, और सेल्स रिटर्न ही तो रिटर्न इनवर्ड है, इसीलिए मैंने आपको दोनों नाम बता दिए, तो सेल्स रिटर्न ही तो रिटर्न इनवर्ड है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा यहाँ पे बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रिटर्न इनवर्ड जो ट्रायल बैलेंस में शो किया जाता है वो सेल्स में से माइनस करके शो किया जाता है, क्योंकि हमें शो करना है नेट सेल्स, तो नेट सेल्स कैसे आएगी, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करो तो हमारा आ जाएगा नेट सेल्स, और ये जो सेल्स रिटर्न है इसी को कहा जाता है रिटर्न इनवर्ड। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन, डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, वैसे ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, करंट एसेट, इनटेंजिबल एसेट, फिक्स एसेट या ऑल ऑफ दीज, सब पे लगता है। ठीक है, तो हम जानते हैं जो डेप्रिसिएशन है वो लगता है, बताइए क्या होगा आंसर, ऑप्शन सी, डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स एसेट पे। टेंजिबल फिक्स एसेट, खास बात है, फिक्स एसेट मैंने बताया था ना दो टाइप के होते हैं, एक टेंजिबल एक इनटेंजिबल, डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स एसेट जो टेंजिबल है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, इन पे लगता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब एक और बात बताती हूँ, जो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं ना उन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, उन पे लगता है अमोर्टाइजेशन। ठीक है, जो इनटेंजिबल फिक्स एसेट हैं उन पे लगता है अमोर्टाइजेशन। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अमोर्टाइजेशन क्या होता है और डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में क्या अंतर है, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनटेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल है, कॉपीराइट है, इन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, इन पे लगता है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन क्या है, इट इज अ ग्रेजुअल एंड सिस्टमैटिक राइटिंग ऑफ द इनटेंजिबल एसेट ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ठीक है, दिस इज अमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो इनटेंजिबल एसेट पे लगता है अमोर्टाइजेशन और फिक्स एसेट पे लगता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम बेस, जो भी आउटस्टैंडिंग इनकम होती है, ठीक है, वो एसेट है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है कि इनकम है। ठीक है, तो जो आउटस्टैंडिंग इनकम है, ये है ना, जो आउटस्टैंडिंग, मैं इनिशियल लिख रही हूँ, जो आउटस्टैंडिंग इनकम है इसको हम अक्रूड इनकम भी कहते हैं, जो आउटस्टैंडिंग इनकम है इसको हम अक्रूड इनकम भी कहते हैं, या कह लीजिए इसको कहा जाता है इनकम विच इज अर्न बट नॉट ड्यू, वो इनकम जो अर्न तो कर ली है लेकिन अभी कह लीजिए वो ड्यू नहीं हुई है, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग इनकम या अक्रूड इनकम, या कह लीजिए वो इनकम जो अर्न तो कर ली है बट अभी रिसीव नहीं हुई है, मिली नहीं है, वो ड्यू नहीं हुई है, तो उसको कहा जाता है आउटस्टैंडिंग इनकम। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए फर्म ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, और जो भी इन्वेस्टमेंट पे जो भी इंटरेस्ट है वो अर्न तो कर लिया है, 31 मार्च को
वो जो इंटरेस्ट है वो अर्न तो कर लिया है, लेकिन वो जो इंटरेस्ट है वो ड्यू कब हो रहा है, वो पेमेंट के लिए ड्यू हो रहा है 30 जून को। ठीक है, तो इस टाइप की जो इनकम होती है, जो अर्न तो कर ली 31 मार्च को, अर्न तो कर ली, लेकिन वो पेमेंट के लिए ड्यू होगी 30 जून को। ठीक है, तो इस टाइप की जो इनकम होती है इसी को कहा जाता है आउटस्टैंडिंग इनकम, या कह लीजिए अक्रूड इनकम। तो ये जो इस टाइप की जो इनकम होती है ना, दैट इज एन एसेट, ये एसेट होती है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, आउटस्टैंडिंग इनकम इज एन एसेट, ये एसेट होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग द कमीशन, द प्रॉफिट इज 2100, देयरफॉर द कमीशन विल बी। एक मैनेजर है, वो इंटाइटल है कमीशन का, ठीक है, 5%। कमीशन का रेट क्या होगा, 5% ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट का 5% कमीशन मिलेगी। ठीक है, मैनेजर को, वो इसके लिए इंटाइटल है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, बिफोर डिडक्टिंग द कमीशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है कंडीशन, कि बिफोर डिडक्टिंग द कमीशन। और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इज 2100, तो आपको कैलकुलेट करना है कमीशन। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि जो मैनेजर होता है फर्म का, ही मे बी इंटाइटल टू अ कमीशन ऑन प्रॉफिट। जो किसी भी फर्म का जो मैनेजर होता है, उसे प्रॉफिट पे कमीशन के लिए भी वो इंटाइटल हो सकता है। ठीक है, और ये जो कमीशन है ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये कैलकुलेट की जाती है एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंट होती है कमीशन। ठीक है, इसको सैलरी के रूप में ही पे किया जाता है। बट एक खास बात है कि ये जो कमीशन पे किया जाता है मैनेजर को, ये जो कमीशन पे की जाती है ऑन प्रॉफिट, इसमें 2 केसेस होते हैं। ठीक है, इसमें 2 केसेस होते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला केस क्या होता है, फर्स्ट केस क्या होता है, फर्स्ट केस क्या है, इट इज पेएबल बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग। ठीक है, ये जो कमीशन है इट इज पेएबल बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है, या दूसरा केस क्या है, इट इज पेएबल आफ्टर, इट इज पेएबल आफ्टर चार्जिंग सच, मेरी राइटिंग बहुत खराब बन रही है, इट इज पेएबल आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 केसेस होते हैं, ये जो कमीशन कैलकुलेट की जाती है मैनेजर की, यहाँ पे 2 केसेस होते हैं। पहला केस क्या होता है, इट इज पेएबल बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और दूसरा है इट इज पेएबल आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन है बिफोर डिडक्टिंग द कमीशन, या कह लीजिए बिफोर चार्जिंग द कमीशन। ये है केस 1। ठीक है, तो केस 1 है, तो इस केस में कमीशन कैसे कैलकुलेट की जाती है, केस 1 में कमीशन कैलकुलेट करना बहुत आसान है। जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है 2100, सिंपली इसका 5% निकाल लीजिए। रेट ऑफ ये जो प्रॉफिट है उसका कितना परसेंट है कमीशन, 5% है ना, तो 2100 का आप 5% निकाल लीजिए। जब आप कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 105। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा कि कितनी कमीशन है, 105। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बट ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो कमीशन कैलकुलेट की जाती है इसमें 2 केसेस बनते हैं, बिफोर चार्जिंग द कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। ये क्वेश्चन बिफोर चार्जिंग पे था, तो बिफोर चार्जिंग पे हो तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर चार्जिंग द कमीशन उसका दूसरा मेथड है। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग में आप ये मेथड मत लगा दीजिएगा। बिफोर चार्जिंग में क्या करते हैं, सिंपली आप जो भी अमाउंट है प्रॉफिट का, ठीक है, उसका 5% निकाल लो, यही तो कमीशन है, जो भी प्रॉफिट है उसका 5% निकाल लो, दिस इज द कमीशन। लेकिन आफ्टर चार्जिंग में ये नहीं होता है। बट फिलहाल ये क्वेश्चन बिफोर चार्जिंग का था, तो इस तरीके से करेंगे, यू विल गेट द आंसर 105। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट इज शोन एज एसेट। प्रीपेड रेंट क्या है, एसेट है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, इनकम है, क्या है प्रीपेड रेंट। तो ये जो प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड रेंट मैं इनिशियल लिख रही हूँ, ये जो प्रीपेड रेंट है या कह लीजिए प्रीपेड एक्सपेंस है, ऐसे खर्चे जिनका पेमेंट हमने एडवांस में कर दिया है, ऐसे खर्चे जो अगले फाइनेंशियल ईयर के हैं बट उसका पेमेंट हमने इसी फाइनेंशियल ईयर में कर दिया है। ठीक है, दैट इज प्रीपेड, एडवांस में कर दिया। ठीक है, प्रीपेड रेंट हो या प्रीपेड कोई भी खर्चा हो, या इसका एक दूसरा नाम भी है अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी इन्हें कहते हैं, इन्हें अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी कहते हैं। यहाँ कह लीजिए एक्सपेंसेस विच इज पेड इन एडवांस, वो खर्चे जिनका एडवांस में पेमेंट कर दिया है। ठीक है, तो वो सब क्या है, प्रीपेड रेंट, सॉरी प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, ये सब इनके दूसरे नाम है। तो प्रीपेड रेंट बेसिकली क्या है, ये वो रेंट का खर्चा है विच इज रिलेटेड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, जो अगले फाइनेंशियल ईयर, अगले अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड था, उसका हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया है।
तो खर्चे का वो पार्ट जो प्रीपेड हो, ठीक है, सच पार्ट ऑफ एक्सपेंस दैट इज प्रीपेड, जो एडवांस में आपने पेमेंट किया है, इसका एडजस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। टोटल खर्चे का वो पार्ट जो अगले फाइनेंशियल ईयर का था, आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया, आपने प्रीपेड कर दिया, उसका एडजस्टमेंट किया जाता है। जो मेन एक्सपेंस होगा उसमें से ये जो प्रीपेड का पार्ट है उसको एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, और ये जो प्रीपेड रेंट है दिस इज एन एसेट, ये क्या है, एसेट है, और इसको बैलेंस शीट में हम एसेट साइड शो करते हैं, प्रीपेड खर्चों को, प्रीपेड एक्सपेंस को, या कह लीजिए प्रीपेड रेंट को। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो प्रीपेड रेंट आपको समझ में आया, वो रेंट का खर्चा, टोटल खर्चे का वो पार्ट जो अगले फाइनेंशियल ईयर का था लेकिन आपने इसी फाइनेंशियल ईयर में पे कर दिया, दैट इज प्रीपेड रेंट। ठीक है, इसका एडजस्टमेंट किया जाता है, मेन एक्सपेंस में से इसको एडजस्ट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टॉक इज वैल्यूड एट, जो स्टॉक है, ठीक है, उसको किस पे वैल्यू किया जाता है, उसको बुक ऑफ अकाउंट में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, कॉस्ट या मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस, एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हम जानते हैं जब हमने अकाउंटिंग का एकदम फंडामेंटल डिस्कस किया था, जहाँ पे अकाउंटिंग शुरू होती है, अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन हम जहाँ पे डिस्कस किए थे, तब हमने वहां पे एक प्रिंसिपल पढ़ा था, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, याद है, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल पढ़ा था, जिसको हम प्रूडेंस प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम, मेरी राइटिंग फिर से बहुत खराब बन रही है, जिसको हम प्रूडेंस प्रिंसिपल भी कहते हैं। एक कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल पढ़ा था, क्या कहता था वो प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल कहता था कि डू नॉट एंटीसिपेट प्रॉफिट, आगे जो होने वाले प्रॉफिट है उनको एंटीसिपेट मत करो, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस, आगे जो भी चल के फ्यूचर में लॉसेस हो सकते हैं उनके लिए प्रोविजन बना लो, उनके लिए सोच लो, लेकिन प्रॉफिट को एंटीसिपेट मत करो। ठीक है, तो ये क्या था, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, या कह लीजिए प्रूडेंस प्रिंसिपल, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ का जो आंसर है वो प्रूडेंस प्रिंसिपल से ही रिलेटेड है। तो वहां पर जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वो यही एग्जाम्पल दिया था कि जो स्टॉक है उसको कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस, कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम होती है ना, उस पे बुक ऑफ अकाउंट, उस वैल्यू पे स्टॉक को रिकॉर्ड किया जाता है इन बुक ऑफ अकाउंट। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टॉक को हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट पे या मार्केट प्राइस, दोनों में से जो कम होती है उस पे रिकॉर्ड करते हैं। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, प्रूडेंस प्रिंसिपल पढ़ा है। प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है कि फ्यूचर में आने वाले जो प्रॉफिट है उनको एंटिसिपेट मत करो, बट लॉसेस के लिए प्रोविजन बना लो, लॉसेस को पहले से सोच लो। ठीक है, तो इस रीजन से हम कॉस्ट या मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम होता है उस पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो चलिए, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, इस लेक्चर का ये आखिरी क्वेश्चन था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर में मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए आपको यूजफुल लगे होंगे, और अगर यूजफुल लगे हैं तो इनको लाइक करने में एकदम भी कंजूसी मत करिएगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, गॉड ब्लेस यू।